भारत से फरार होने के लगभग 1 साल बाद विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी पर भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा ही रही थी जब खबर आ गई कि 3 ही घंटे में उनको जमानत मिल गई। लेकिन एक बड़ी पहल की शुरुआत आज हुई है। विजय माल्या को भारत लाने का पूरा किस्सा आज शुरू हुआ है। आइए शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हेडलाइंस। भारत के अनुरोध पर लंदन में गिरफ्तार हुए विजय माल्या, लेकिन चंद घंटे में ही मिली बेल। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई की टीम जाएगी लंदन। माल्या पर बकाया है बैंकों का 9,000 करोड़ कर्ज। अपनी गिरफ्तारी को लेकर मीडिया पर बरसे माल्या, कहा सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है मीडिया। अब सवाल है कि इस गिरफ्तारी और जमानत के बाद किस तरह का प्रोसीजर चलेगा लंदन में, और क्या विजय माल्या को हम भारत ला पाएंगे, उसके बाद क्या पैसों की वसूली होगी। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एयर इंडिया के पूर्व ईडी जितेंद्र भार्गव, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा भी आज हमारे साथ है, जिनसे हम पूछेंगे कि शेयर बाजार इसको कैसे देखेगा कल की ट्रेड में। एएमएलटी लीगल के पार्टनर हितेश जैन हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और फोन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे हितेन वेनगांवकर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही वकील हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र भार्गव जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, क्योंकि माना जा रहा था कि लंदन से उनको लाना मुश्किल है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि यहां पर हम ला पाएंगे या नहीं। देखिए, लेट्स गेट इन, थोड़ा बैकग्राउंड पे चलिए कि फरवरी 2016 में ये वर्चुअली तय हो गया था कि भारत सरकार विजय माल्या को नहीं छोड़ेगी। उसके पश्चात प्रधानमंत्री ने 1-2 इंटरव्यूज में कहा कि किसी के लिए भी लॉ कम नहीं रहेगा, हम उसको वापस लेके आएंगे जी। बहुत सारे लोगों को ये शंका थी कि जैसे कि पहले होता रहा है कि जो माइटी रिच होते हैं या पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। ये एक पहला मामला है, जबकि एक लॉजिकल एंड तक सिलसिला शुरू हुआ है। ये कहना कि हां उसको आज अरेस्ट किया, 3 घंटे में बेल मिल गई, ये एक प्रोसीजर है। क्योंकि अगर सीबीआई या ईडी की टीम लंदन में होती तो वो अपना केस प्रेजेंट करते। अब ब्रिटिश पुलिस तो उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, तो उनको कस्टोडियल जुडिशियल कस्टडी में रखने का फायदा नहीं था, तो बड़ा लॉजिकल था। लेकिन जो अभी भी सवालिया निशान लगा के बैठे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं, खाली आप देखते रहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर सरकार डिटरमिन्ड होती है तो कोई भी बच नहीं सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश में ये रही है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऐसे रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लोग हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों। केस पर आते हैं हितेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील हैं। हितेन जी, आपने विजय माल्या का ट्वीट देखा होगा जमानत मिलने के बाद, और उन्होंने कहा कि ये बस एक प्रोसीजर का हिस्सा है। ये भी खबर आई है कि वो खुद लंदन के एक पुलिस स्टेशन गए और उनकी वहां पर गिरफ्तारी हुई और एक प्रोसेस के जरिए सारी बातें हुई। क्या आगे ये लंबा कोर्ट का केस चलने वाला है, जहां एक तरफ विजय माल्या होंगे और दूसरी तरफ भारत सरकार? देखिए, अभी ये बात पहले समझना बहुत जरूरी है कि विजय माल्या को जिस तरह से अरेस्ट किया गया था वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अरेस्ट किया गया था। भारत के पीएमएलए कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किए थे नॉन बेलेबल वारंट के और एक्सट्राडिशन के ऑर्डर, देन ही वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे। इसलिए ये कहना गलत है कि उनको अरेस्ट करके फिर बेल नहीं मिलना चाहिए था। ये प्रोसीजरल था, एग्जीक्यूशन के पर्पज के लिए था और उनका प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए था। तो अभी उनको अरेस्ट करके जमानत पे कोर्ट ने छोड़ दिया है विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज मोबिलिटी, ताकि वो अभी उनके चंगुल से कहीं दूर ना चले जाए। और बाकी रहा प्रोसीजरल एस्पेक्ट, तो जो कोई भी प्रोसीजर वहां पे अपील का प्रोविजन है या जो कोई भी रेमेडीज अवेलेबल है विजय माल्या के लिए, अगर उन्होंने वो रेमेडीज का इस्तेमाल किया
So definitely it's going to be a legal battle between Indian government and Vijay Mallya. That will be a legal battle. So we will have to fight out. दूसरा कोई चारा तो है नहीं हमारे। बिल्कुल, और उसी तरफ ये बढ़ते जा रहा है जो अब तक विजय माल्या कह रहे हैं अपने बयानों में कि वो अपने पूरे जो पैसे और ताकत है वो झोंक देंगे इस लीगल बैटल यानी कोर्ट रूम में ये जंग लड़ने के लिए, और ये यूके के कोर्ट रूम है। इसलिए मेरा सवाल आपसे हितेन जी है कि हमारा पुख्ता केस क्या है। हमने आरोप लगाया है कि विजय माल्या या किंगफिशर एयरलाइन ने जो लोन लिए थे और विजय माल्या ने उसकी पर्सनल गारंटी दी, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने साइफन ऑफ करके दूसरे कामों में लगाया। क्या इसके सबूत आज हमारे पास हैं? देखो, एक बात तो आप लोग समझ लो कि जब कोर्ट ने जब यूके गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ये एक्शन लेने का डिसीजन लिया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने सारे जो सबूत हमने जो पेश किए थे उनके पास, वो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ही ये डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए ये कहना अभी बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो भी केस विजय मल्ल्या के अगेंस्ट जो बन रहा है वो काफी मजबूत है, और वो होने के वजह से ही उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अदरवाइज यूके गवर्नमेंट के जो लॉज है वो काफी स्ट्रिक्ट है, वो इतनी जल्दी किसी के खिलाफ कोई भी कदम उठाते नहीं है, लेकिन सब सबूत पुख्ता होने के वजह से ही उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तो डेफिनेटली उनके केस बहुत अच्छा, उनके खिलाफ अच्छा केस बनता है, और वो जो अरेस्ट किया हुआ है वो सारे सबूत यूके गवर्नमेंट को डेफिनेटली उन्होंने वो कंसिडर किए हुए हैं। बिल्कुल, हितेश जी प्लीज हमारे साथ फोन पर रहिए। हितेश जैन भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। हितेश, इस साल जनवरी में ट्विटर पर विजय माल्या ने एक खुलकर चैलेंज दिया था सेबी को और दूसरे ऐसे संस्थाओं को जो भारत में केस लड़ रहे हैं विजय माल्या के खिलाफ, जहां उन्होंने कहा था कि सबूत कहाँ है मुझे बताइए। और उनका हमेशा ये दावा रहा है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी नहीं की है, एक बिजनेस चलाया, बिजनेस खराब चला और वो क्या कर सकते हैं। अब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, हमें क्या लेकर जाना पड़ेगा यूके के कोर्ट में ताकि इनको एक्स्ट्राडाइट कर पाए? देखिए, विजय माल्या पे जो चार्ज है वो चीटिंग का है, साइफनिंग का है और मनी लॉन्ड्रिंग का है। और जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, ये बड़ा सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, और इसमें जो बर्डन जो रहता है वो अक्यूज्ड पर होता है, नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन। सो जहां तक दी अथॉरिटीज आर कंसर्न, एक बार आप मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाते हो तो पहला बर्डन जो होगा वो विजय माल्या पे जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल उसके बैंक में पैसा आया तो उसकी मनी ट्रेल क्या है, वो कैसे यूज हुआ, उसका आखिरी यूज कैसे यूज हुआ, किस दिशा में गया, किस डिपार्टमेंट में गया, किस परचेज के लिए गया, किस इसके लिए गया। ये सारा जो बर्डन होगा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ये विजय माल्या पे होगा। जहां तक साधारण जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें सारा बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है और फिर डिफेंस को बताना होता है। जहां तक बैंकों का सवाल है और इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, इस केस में उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो रकम दी थी उनको, वो उनके बैंक अकाउंट में गई, वो कितने समय तक रिपे नहीं की गई, और जो भी उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए वगैरह, और जो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट की थी बैंक अकाउंट की, तो वो जो फॉरेंसिक ऑडिट का जो पूरी बातें हैं ये सारी एविडेंस रखी जाएगी। और चूंकि ये फाइनेंशियल मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, नाइदर कोई क्रिमिनल रेगुलर आईपीसी मैटर है, तो बिकॉज फाइनेंशियल मामला है सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए सबूत सारे यूके कोर्ट्स के सामने रखने के लिए। ओके, सवाल फिर ये है, और हितेन जी, यूके से और उनके नियमों के मुताबिक एक्स्ट्राडाइट करना बहुत आसान काम नहीं है। ये एक टेस्ट केस की तरह देखा जाएगा कि कैसे हम एक्स्ट्राडाइट कर पाए। टेस्ट केस करके मैं तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में तो वो एमलेट की ट्रीटी भी है, और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के बारे में जो कन्वेंशन ट्रीटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे जग में सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है ये काफी हद तक सारे जग में फैला हुआ है, तो उसको कर्व करने के लिए ये लॉ सब लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। सो दिस इज अ म्यूचुअल लॉ विच हैज बीन इनेक्टेड,
और इस लॉ के अंतर्गत उनके ऊपर अगर कार्रवाई करनी है तो मुझे लगता नहीं है कि यूके गवर्नमेंट इतनी रेजिस्टेंस दिखाएगी। और जबकि उन्होंने ये स्टेप ले लिया है उनको अरेस्ट करने का, इसका मतलब उन्होंने भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन या पूरी तरह से सहयोग देने का एक निर्णय ले लिया है। जी, वरना ये अरेस्ट होता ही नहीं था। जितेंद्र भार्गव जी, क्या इसमें सबूतों के साथ वो अपनी जगह कोर्ट केस चलता रहेगा, लेकिन जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्राडाइट करना है या नहीं, ये फाइनल डिसीजन वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेंगे। तो ये एक डिप्लोमेटिक कूटनीति की भी लड़ाई है भारत के लिए। देखिए, दो चीजें। एक, आप क्या सबूत देते हैं, जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि भारत सरकार ने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं और उसको उन्होंने टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इट, तभी अरेस्ट हुआ। दूसरा, इस समय भारत को कोई भी किसी भी देश की सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है, चाहे वो इकोनॉमिक रीजन हो, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप हो दुनिया के मंच पर। तो कोई भी जो 5 साल पहले हो सकता था कि आप नजरअंदाज कर दें, इंडियन रिक्वेस्ट के ऊपर प्रॉपर हीड न दें, लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा। दूसरा, विजय माल्या बेशक फ्लैम्बॉयंट हैं, उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं, इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी बहुत रिलेशनशिप है, लेकिन जब सरकार एकदम डिटरमिन्ड रहती है तो कोई कारण नहीं है कि विजय माल्या किसी भी रास्ते को चुनेंगे। देरी अवश्य हो सकती है, लेकिन उतनी देरी नहीं होगी जितना कि हमारे कोर्ट्स में होती है, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर में ये नहीं हो सकता कि आप बार बार एडजर्नमेंट तारीख पे तारीख मिलेगी। ये भी एक समझने की बात है। इसको कहां तक विजय माल्या चैलेंज कर सकते हैं हितेन जी? जो एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट है, अपील की लिमिट कहां तक है? ये एक्स्ट्राडिशन की लिमिट के बारे में नहीं है, उनकी अरेस्ट के बारे में जो है उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट के अपेलेट कोर्ट के पास। लेकिन अगर अपेलेट कोर्ट ने भी उनका अरेस्ट अगर जायज बताया तो उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स वहां पे रुक जाएगी और फिर एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोसीडिंग शुरू होगी उसके ऊपर वो जो डेफिनेटली कोर्ट में अपने लॉयर्स देके वो फाइट कर सकते हैं और वहां पे तो फेडरल कोर्ट तक जाएगा वो मामला और उसके बाद में ही ये सब शांत हो जाएगा। तो व्हाट पैनलिस्ट इज सेइंग इज राइट कि इतनी जल्दी इसमें कोई इमीडिएटली कोई डिसीजन दिखता तो है नहीं, बट नहीं, वहां की जो सबसे ऊंचे कोर्ट है, वहां के सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट तक विजय माल्या इसको लड़ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली लड़ सकते हैं। ओके, तो ये देखते हुए जितेंद्र भार्गव, क्योंकि आप देखिए कि हमारे कोर्ट्स में भी लॉयर्स के दम पर कैसे विजय माल्या ने काफी, आप तारीख पे तारीख की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपके पास शातिर दिमाग वाले वकील हैं तो आप उस तरह से प्रोसेस को डिले करते जाएंगे। देखिए, हमको एक डिस्टिंक्शन करना है ब्रिटिश कोर्ट्स और इंडियन कोर्ट्स के अंदर में। इंडियन कोर्ट्स में ये सब मुमकिन है, इसीलिए पिछले 6 साल से तो मतलब भारत सरकार के जो बैंक्स वगैरह थे केस फाइल किए हुए थे, लेकिन पिछले 3 साल में काफी गति आई है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी डिटरमिन्ड थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। ब्रिटिश कोर्ट के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? आपको डेट मिलेगी, आपको हाँ या ना का डिसीजन होगा जज का, ये नहीं हो सकता। तो आई वुड से कि अब आप सिलसिला शुरू किया, हमने 13 महीने तो उनको भारत से भागे हुए हो गए, उन दौरान में उनको एब्सकॉन्डर है, डिफॉल्टर है, क्या क्या नहीं बोल दिया गया है। अब अगले 6 महीने तक इंतजार कर लीजिए क्या होगा। विजय माल्या बेशक अपना एक्ट ऑफ ब्रेवेडो दिखाएंगे, क्योंकि 2012 से मैं उनके किंगफिशर पे कमेंट कर रहा हूं। पहले वो ये नहीं मान रहे थे कि उनका बिजनेस मॉडल गलत है, तो बाद में मीडिया को ब्लेम करते रहे और आज भी उन्होंने यही किया कि मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट किया है। मैं इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं करूंगा। नहीं, मीडिया को ब्लेम उन्होंने किया है, उन्होंने सरकारों को ब्लेम किया है, उन्होंने मार्केट को ब्लेम किया है। एवरीवन इज टू ब्लेम एक्सेप्ट। क्या है कि वी हैव अ लॉट ऑफ एपोलॉजिस्ट्स इन इंडिया जो अभी भी माल्या जी की तारीफ की साइड ले रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि क्या कारण है कि हम भारत सरकार खाली विजय माल्या को एग्जाम्पल बनाना चाहती है। इतने 3 लाख करोड़ और इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मानने की बात यह है, क्या कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने पैसा नहीं दिया हो और बाहर भाग गया हो, सर्विस टैक्स पैसेंजर से लिया हो, जमाना कराया हो, टीडीएस एम्प्लॉयज की सैलरी से काटा हो, जमाना किया गया हो? नहीं, ये देखिए, विजय माल्या के केस में जो एक मॉरल सवाल है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि विजय माल्या का केस इतना बड़ा क्यों हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। एब्सोल्युटली। लेकिन लाइफस्टाइल इस तरह का रखना, पैसे नहीं वापस देने के बाद, क्या ये कानूनी जुर्म है? इस पर भी हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दूसरा बड़ा सवाल, उनको अगर यहां हम ले आए भी
तब भी क्या पैसों की वसूली हो सकती है, कितनी हो सकती है, इस पर हम आएंगे जल्द ही, जाएगा नहीं। विजय माल्या पर शिकंजा कस रहा है और सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। प्रक्रिया के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मानना है कि हम किसी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि हम कानून के विपरीत जा रहे हैं। हम और किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो कानून की सीमा में है, जिसने देश के साथ अपराध किया। 1 मिनट उसे पकड़ा यूनाइटेड किंगडम में और 1 घंटे के अंदर उसे रिहा भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। और विजय माल्या पर तो थोड़ी सी कार्रवाई हुई, परंतु छोटे मोदी, ललित मोदी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओके, तो सियासत तो चलती ही रहेगी कि विजय माल्या कब आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन जो असली सवाल है, और यहां मैं जोड़ना चाहती हूं डीडी शर्मा को। डीडी शर्मा जी, शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। जो असली सवाल है 9,000 करोड़ का सवाल, कि विजय माल्या अगर आ भी गए तो पैसों की वसूली कैसे होगी? देखिए, पैसों की वसूली तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके तहत ही होगी, या फिर ये है कि विजय माल्या को यहाँ लाने के बाद अगर वो निगोशिएट करें और ज्यादा बेटर डील अगर वो बैंकों को देते हैं तो शायद बैंकें जो है निगोशिएशन के बेसिस पे भी जो है वो एक अमाउंट एक्सेप्ट करके और ये जो है केस वापस ले सकती है। तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है पूरी कानूनी प्रक्रिया पर, लेकिन इन सब चीजों में समय लगेगा। ओके, मार्केट के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? एक तरफ बैंकों के स्टॉक्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या एक उम्मीद जगी है, और दूसरे यूबी ग्रुप के सारे जो शेयर्स हैं उनमें किस तरह का आप एक्शन देख रहे हैं कल? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि गिरफ्तारी की न्यूज के कारण जो यूबी ग्रुप के शेयर थे उनके ऊपर तो दबाव बना ही है और वो रहेगा भी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है वो इनकी जो ग्रुप होल्डिंग है या ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट है इनके पर्सनल ग्रुप में, वहीं से आएगा। जो भी पैसा देना पड़ेगा इनको आगे जाकर के, तो उसके कारण उन कंपनियों पे दबाव रहेगा। और जहां तक बैंकिंग शेयर्स का सवाल है, डेफिनेटली एक मैसेज तो जाता ही है कि ये गवर्नमेंट जो है वो काफी टफ है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी इस तरह के जो एनपीएस वाले अकाउंट है और वहां अगर पर्सन जो है वो नॉर्मल जो लीगल कोर्स है उसके बजाय अगर वो उससे बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको वो जो है वो सिस्टम के अंदर लाएंगे, लीगल कोर्स अपनाएंगे और पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक मैसेज जाएगा जिससे कोई भी ऐसा करने की आगे हिम्मत नहीं करेगा। बैंकों में पॉजिटिव, बैंक सेक्टर में, बैंक स्टॉक्स में पॉजिटिव रुझान आप देख रहे हैं कल पीएसयू बैंक्स में? देखिए, कल तो पता नहीं, लेकिन आज मेरे ख्याल से जब बाकी सारा मार्केट गिरा था तो उसके बावजूद भी जो है काफी मार्केट जोर से गिरने के बावजूद भी बैंकिंग जो इंडेक्स है वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बंद हुई थी और वो इसी कारण थी कि शायद लोग समझ रहे थे कि एक स्टर्न मैसेज जाएगा कि बैंकों के पैसे हजम करना अब मुश्किल हो गया है। ओके, दूसरा जो सवाल है हितेन जी कि विजय माल्या से अब वसूली कैसे होगी? अब जहां तक नेगोशिएशन की बात है, विजय माल्या कहते आए हैं लंदन में बैठ के कि मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूं। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि आप पहले यहां आइए और हमारे कानून के तहत आप पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और फिर हम नेगोशिएशन की बात करेंगे। लेकिन अंत में जहां वसूली का सवाल है उसका रास्ता क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, अभी आई विल स्पीक लाइक अ लॉयर, लेट अस नॉट टॉक अबाउट सेटलमेंट एट दिस स्टेज। अभी हमारे पास जो कोई भी कायदे से जो कोई भी प्रोविजंस अवेलेबल है उसमें दो मेन अवेलेबिलिटी है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया हुआ था 1944 का। अगर उनके अगेंस्ट इस तरह से किसी के अगेंस्ट अगर इस तरह के कोई भी चार्जेस अगर लगाए गए हैं
तो हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच करके वो सारे बेच के हम उनके उस सारे पैसे वसूल कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो पीएमएलए के अंतर्गत एक अटैचमेंट प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग्स चालू कर सकते हैं और वो प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत भी हम उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है इंडिया में, अब्रॉड में, वो सारी प्रॉपर्टीज हम अटैच करके ये सारे पैसे वसूल सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ विजय मल्ल्या यहाँ पे आएंगे और सिर्फ लीगल बैटल शुरू होगा। लीगल बैटल एक तरीके से शुरू रहेगा, बट प्रोविजनल अटैचमेंट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का जो सिविल प्रोसीडिंग्स जो पीएमएलए के अंतर्गत लिया जाता है वो इमीडिएटली विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज उसको कंक्लूड भी किया जा सकता है। अटैचमेंट की बात करें तो अब तक जो कोशिशें हुई है किंगफिशर विला वगैरह बेचने में, वहां पर ज्यादा, जितेंद्र भार्गव से मेरा सवाल, वहां पर ज्यादा सफलता नहीं रही है बड़ी वसूली में। अब पैसा कहां है जहां से वसूला जा सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं कि विजय माल्या के पास एसेट्स नहीं है पूरी दुनिया में। देखिए, बिल्डिंग्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बिल्डिंग एक तो रियल एस्टेट डाउन रहा है। गवर्नमेंट का तरीका होता है कि हमारे पे कोई विजिलेंस इंक्वायरी ना हो तो एक रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं जो कि ज्यादा होता है मार्केट से, तो इसके कारण तीसरी बार वो गोवा का जो विला है वो बिक पाया है। बंबई में जो किंगफिशर हाउस है वो अभी भी नहीं बिका है। ठीक उसी प्रकार विजय माल्या के बहुत सारे शेयर होल्डिंग्स हैं वेरियस कंपनीज के अंदर में। कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार उनके ऊपर नहीं कब्जा कर सकती। अब आप माल्या जी की दृष्टिकोण से देखिएगा, अभी तक तो उनमें एरोगेंस है कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे पीछे सरकार पड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे शिकंजा टाइट होता जाएगा उनको रियलाइजेशन होगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अभी तक जो उन्होंने ऑफर किया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं सेटल करने को तैयार हूं, दैट वाज अ स्टेटमेंट। अब जो होगा वो कहेंगे अच्छा ये लीजिए मेरा चेक और अब आप बताइएगा, सेटल करिए, व्हाट इज फेयर एंड आई एम विलिंग टू डू इट। क्योंकि अब जो हालत है बहुत डिफरेंट हो जाएगी आफ्टर टुडेज अरेस्ट। इसको दो तरीकों से देखें, एक है कि माल्या से पैसे वसूलने हैं और दूसरी है कि जो नियम और कानून तोड़े हैं उसकी सजा उनको मिलनी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो पैसे वापस दे तब भी जो कानून तोड़े हैं उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और बड़ा मैसेज जाएगा कि अगर अरबपति माल्या भी कानून के शिकंजे में फंसे तो एक ऐसा संदेश जाएगा जो बहुत बहुत जरूरी बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।